श्रोताओं नमस्कार। इस वक्त आकाशवाणी और विविध भारती वाराणसी से बातचीत के लिए हमारे साथ हैं वाराणसी में जिला प्रशासन के यानी कि शासकीय अधिवक्ता और साथ ही साथ आपकी तमाम सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक गतिविधियों में अभिरुचि रही है और तमाम विषयों पे आपके अपने विचार होते हैं। तमाम जो सोशल साइट्स हैं आजकल उन पर आप मुखरता से अपनी बातें कहते हैं। शिव सहाय पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में और नमस्कार। नमस्कार सर। और अपने बारे में हमारे श्रोताओं को पहले कुछ बताएं, कामकाज करते हुए किस तरह से आप साहित्यिक, सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में अपने आप को सक्रिय रख पाते हैं? मैं तो सर जब इंटरमीडिएट में पढ़ता था तो उसी समय साहित्य मेरी रुचि थी और जिस विद्यालय में पढ़ता था हरिचंद इंटर कॉलेज वाराणसी में, उस समय हम लोगों ने हाथ से लिखित एक पुस्तिका निकाली, पत्रिका निकाली। अच्छा। और तभी से मेरी अभिरुचि साहित्य में हुई। और उसके बाद जो है एक भारत दैनिक इलाहाबाद निकलता था, उसमें बनारस से यहाँ के समाचार और यहाँ के साहित्यिक परिवेश की बातें लिखा करता था। यानी एक पत्रकारिता का भी आपका तजुर्बा रहा है साहित्य में अभिरुचि के साथ साथ। और बनारस में आप यानी कि बचपन से हैं आप यहाँ के रहने वाले? जी सर, बचपन यहाँ के रहने वाले तो नहीं है, लेकिन हम जन्म से ही हैं। 5 वर्ष की अवस्था में बनारस में आ गए हमारे मतलब। और इतने लंबे अंतराल में तो काशी में काफी बदलाव हुआ। बाद में आपने विधि की पढ़ाई की, तो शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई और विधि की पढ़ाई आपने किस तरह से कहाँ से पूरी की और किस तरह से आप शासकीय अधिवक्ता के कार्यक्षेत्र में आए? मैं यहीं पर वाराणसी में 81 बैच का हूँ अधिवक्ता जी। और मेरा एनरोलमेंट 1983 में हुआ एज एडवोकेट। और यहाँ पे होने के बाद 91 में फिर जो सरकारी संस्थान है इसमें इसके सलाहकार बनाए गए, जैसे नगर निगम है, विकास प्राधिकरण है, जी, रेल विभाग है। यानी बनारस का एक जो इसकी तमाम जो गतिविधियां रही हैं, एक जो पिछले इतने वर्षों का विकास का जो सफर रहा है, और खासतौर से बनारस ही नहीं, इन वर्षों में हमारे देश ने और तकनीक ने काफी उन्नति की है। हर क्षेत्र में इंटरनेट, मोबाइल का जमाना आ गया है। तो आज का ये जो कोरोना का भी दौर रहा, इस दौरान बहुत सारे जो कामकाज हैं तमाम विभागों के, उसमें बदलाव आया। समझ रहे हैं कि जो ये अंतराल रहा है इसमें मूल रूप से जो है ये कार्य ईश्वरकृत कार्य है और इसमें जो भी है ये प्रभु का ही नियंत्रण है। और इसमें जितना भी है शांति से और सुव्यवस्थित लोग रह करके अपना कार्य करें। हम लोगों का तो लगभग कार्य जो है व्हाट्सएप वगैरह पे ही आ जाते हैं, डेट वगैरह जो पड़ जाती हैं, जी। और भी जो बातें पूछी जाती हैं तो व्हाट्सएप पे भेज देते हैं। और जब जाना होता है, बहुत ही आवश्यक होता है, तभी न्यायालय में जाते हैं। बिल्कुल, यानी ऑनलाइन होने से ये जो विधि क्षेत्र का, न्यायालयों का कामकाज है, इसमें भी सहूलियत आई है। और बहुत सा जो आजकल सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के प्रयोग, साफ सफाई की बात है, वो भी तमाम लोगों में जागरूकता समाज में आई है। जी। और पत्रकारिता का भी आपका लंबा अनुभव रहा है। बनारस और काशी की जो महत्ता है, पहचान है इसकी, और देश दुनिया से लोग यहाँ पर आते हैं। काशी को आपने किस तरह से जिया, अपने भीतर किस तरह से इस शहर का प्रभाव आप देखते हैं अपने अंदर? मेरी तो बहुत अभिरुचि थी जो यहाँ काशी के जो प्रमुख लोग, आध्यात्मिक जगत के लोग हैं, इनसे मिलने का और इनका इंटरव्यू लेने का, इनसे साथ बैठने का, ये बहुत मेरी रुचि थी। तो इस क्रम में हमने उस समय 1988 में धर्मयुग में लेख लिखा था। यहाँ के प्रमुख संत अवधूत भगवान राम थे उस समय, उनके बारे में साक्षात्कार लिखा था। अच्छा। और उस समय हमारे संपादक डॉक्टर धनवीर भारती साहब थे। तो उन दिनों जो लेख भेजा जाता था, एक पोस्ट कार्ड पे लिख किया जाता था कि ये स्वीकृत है, अब इस लेख को कहीं और नहीं भेजें। हाँ। तो बड़ी खुशी हुई जब आया पोस्ट कार्ड, तो धनवीर भारती साहब का हस्ताक्षर था उस पर। और उसके बाद फिर वो दीपावली के अंक में प्रकाशित हुआ। अच्छा, बनारस तो इस तरह की महान विभूतियों की कर्मस्थली, साधना स्थली रही है। और भगवान अवधूत राम से आप मिले हैं, तो रूबरू मिल करके ऐसे लोगों से, क्योंकि उन तमाम लोगों के बारे में हम लोग पढ़ते सुनते ही आते हैं, आपने कैसा महसूस किया बनारस की इस तरह की विभूतियों से मिलते हुए? इनमें सभी में महान विभूतियों की छाया मिलती है। जैसे अवधूत भगवान राम साधक थे, भिक्षाटन किया, तमाम साधना करने के बाद इस पद पे यहाँ पे अपना आसीन हुए। और इतनी भीड़ लगती थी कि पूरा मालवीय ब्रिज पूरा नागरिकों से पूरा दर्शनार्थ गुरु पूर्णिमा पर हो जाता था। जी। और बहुत ही सहज, बहुत सरल संत थे। और बातचीत के दरमियान आज का जो समाज है, जो भौतिक विकास है, इसको लेकर के क्या उन्होंने आपको कहा? कुछ यादें हैं उस इंटरव्यू की आपको? अब हमको तो उन्होंने यही कहा कि जो वर्तमान समय है, वर्तमान समय में जो स्थिति है वह यह है कि आध्यात्म की ओर रहें, समाज सेवा की ओर रहें लोग,
उन्होंने सामाजिक उसका भी बताया। जी जी। और आजकल तमाम लोगों से मिलते हुए, चूंकि आप न्यायालयों से जुड़े हुए हैं, तो कुछ ऐसी यादगार चीजें जो आपने लोगों की किसी की मदद की हो कभी? अब हम लोगों ने सर जब ये प्रारंभ किया वकालत, उस समय जो दीक्षा दी गई उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने यही दीक्षा दी कि ब अदब ब नसीब, बेअदब बेनसीब। जो बेअदब है वही भाग्यशाली है और जो बेअदब है उसका भाग्य अच्छा नहीं है। कि कभी भी जाए न्यायालय में तो बेअदब रहें, अच्छे से बोलें, धैर्य से सुने और प्रसन्न रहें, क्योंकि वहाँ तरह तरह की समस्याएं आती हैं। और आप इन तमाम, जो आपने कहा कि तमाम समस्याएं आती हैं, लोग हर कोई एक जब अधिवक्ता के पास कोई पहुंचता है तो वास्तव में बहुत कुछ परेशानियों को सहते झेलते हुए एक लंबे समय के बाद वो हर कोई कोशिश करता है कि तमाम जो वाद विवाद हैं वो पहले ही सलट जाएं, लेकिन न हो पाता है तो आप तक पहुंचता है। तो ऐसे में सकारात्मकता का, किसी को ढांढस देने का जो महत्व है वो बढ़ जाता है। वो किस तरह से ये काम आप करते हैं? हमारा तो ये है कि जैसे जो समाज है, अनियंत्रित समाज को नियंत्रित करने का जो प्रमुख दायित्व है वो अधिवक्ता समाज का है। जी जी। तो जैसे कोई समस्या लेके आया कि साहब हम चाहते हैं, विच्छेद चाहते हैं, पहले तो हमारा प्रयास रहता है कि 1 बार 2 बार 3 बार सिटिंग में समझा दें और समझा के उनको वहीं से शांतिपूर्वक रहें। इस तरह के बहुत पहल भी किया है हमने कि बुला के समझा। छोटे छोटे पर काफी आपस में मतभेद हो जाता है। मेरा सोच ये है कि अगर मतभेद हुआ, अगर विच्छेद हुआ तो फिर समाज में बड़ी विकृतियां की संभावनाएं बन जाती हैं। और एक इन्हीं सकारात्मक बातों को लेकर के समाज को संतुलित और एक नियम कायदों के बीच स्वतंत्रता हो और कायदे से हम रहें चलें, इसी को लेकर के हमारे संविधान निर्माताओं ने जो संविधान की अवधारणा की रचना की, तो उसकी मूल भावना में इतने वर्षों में किस तरह से उसका असर समाज पर पड़ा? आज जो वर्तमान स्थिति है वो किस तरह से आप देखते हैं समाज को? आप हम तो ये देख रहे हैं कि जो वर्तमान जो ये भौतिक युग आया, इलेक्ट्रॉनिक युग आया, इसमें भाग दौड़ बहुत है। भाग दौड़ बहुत है और मानसिक रूप से बहुत ही लोग तनाव में रहते हैं। और हमारा सोच है कि बहुत तनाव में रहने की आवश्यकता नहीं है। जो जगत नियंता है उनका यही संदेश है कि जो भी है, जो कार्य है उसको समय से करिए, शांति से करिए। जैसे सूर्य भगवान है, ठीक समय पर उग जाते हैं, ठीक समय पे अस्त हो जाते हैं। जो व्यवस्था ऊपर से है जगत नियंता का, उसको अगर 1 मिनट भी सोचें, कभी उस पर कुछ विचार करें लोग, तो कुछ शांति और सुव्यवस्था। बिल्कुल, यानी आत्म अनुशासन ही वो कुंजी है जिसके जरिए हम आज भी अपने को मानसिक रूप से सकारात्मक और खुशहाल और सही दिशा में ले जाने की ओर अग्रसर रह सकते हैं। आपने साहित्य का अध्ययन करते हुए किन किन कवियों को पढ़ा और किन से प्रेरणा आपने ग्रहण की, या कोई रचना आपको अपनी या किसी की याद आ रही हो तो आप सुनाना चाहें हमें? मैथिली शरण गुप्त और अयोध्या सिंह उपाध्याय जी वगैरह, इनका बहुत मतलब इनका पाठक रहा। जी जी। और इनकी कविताओं में बड़ी रुचि रही। और जैसे उन्होंने लिखा है कि दिवस का अवसान समीप था, जगन था कुछ लोहित हो चला, सर्व शिखा पर थी अब राज थी, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। क्या कहने, यानी कि मुख्यतः आज की भी जो पीढ़ी है, आज भी हम सभी हैं, वो तमाम ये जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है और सोशल साइट्स हैं उससे अलग हट करके थोड़ा वक्त निकालना चाहिए हमें। अपने जो साहित्य हैं, साहित्यकार हैं, हम तो बनारस में हैं जहां कबीर, जयशंकर प्रसाद, खत्री जी, प्रेमचंद, इस तरह के साहित्यकारों की ये कर्म भूमि रही है। तो कुछ उन्हें पढ़ने लिखने से हम आज भी जीवन में बहुत सारी ऊर्जा का संचार हमारे भीतर हो सकता है और बहुत शांति और सुव्यवस्था बन सकती है। तो बहुत उपयोगी और अच्छी सकारात्मक बात हुई आज के दौर में, जबकि हर ओर एक तनाव का माहौल है। और बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। शिव सहाय पांडे जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे श्रोताओं की ओर से, आकाशवाणी और विविध भारती वाराणसी की ओर से। नमस्कार। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, श्रोताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आदर।